हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्पीति में बारिश। इसके राइटर हैं कृष्ण नाथ जी। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि स्मृति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है और लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन है वो किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस पाठ में दुर्गम क्षेत्र सीमित में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यानी स्पीति हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंची दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंगे यानी जिसे लांघा या पार नहीं किया जा सके। भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच लड़खड़ाता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट का संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। यानी वसंत ऋतु में 170 मील आना जाना है वो बहुत ही कठिन हो जाता है, कठिन है। और शीत ऋतु में तो प्राय असंभव ही है, यानी संभव ही नहीं आना जाना। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और अभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो चुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चगमा का चना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया, यानी जब धमाका है वो बिल्कुल कम हो गया, तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति की ओर वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जिसका तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। यानी लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज के भारत को जस का तस यानी वैसा का वैसा मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था और अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 ईस्वी में कांगड़ा
जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, यानी इसका अधिकार है वो केवल द्वितीय दर्जे का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। लेकिन जो स्पीति के लोग हैं वो उसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल समिति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 17.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यानी स्पीति है वो 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 और 78.42 है वो पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। और यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई है वो 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब से तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। यानी इसकी जो मुख्य घाटी है वो इसी के नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है और वहां से स्पीति में आती है। स्पीति बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी में से प्रीति है। स्पीति में सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि कितने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, यानी इसमें यह आश्चर्य नहीं है कि इतने लोग कम क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। यानी आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गरम रख सके, वृत्ति नहीं है, फिर भी क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी मातृभूमि के ममतत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि वहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वहाँ रह रहे हैं इसलिए ही रह रहे हैं। मैं और कुछ नहीं जानता, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। अतर्क यानी तर्क न करने योग्य। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्मृति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं।
वे यह जान लें कि स्मृति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है। यानी ये सब हिमालय नहीं है, सब हिमालय का तलवा है। शिवालिंगी या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग, जोत के पार, मध्य हिमालय, इससे ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लांच श्रेणियों का विस्तार समझे और 12 लांचा दरे की ऊंचाई का अनुमान, उसे 12 लांचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लांचा दरे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में भी श्रेणी है, वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने चित्र के नाम पर तो नहीं है, यानी इसका क्या अर्थ है, कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है ये श्रेणी। ओम मणि पद्मे हूँ, इसका बीज मंत्र है, यानी इसका बीज मंत्र है वो है ओम मणि पद्मे हूँ। इसका बड़ा महात्म्य है, महात्म्य यानी महिमा, गौरव है। इसे संक्षिप्त में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही महज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्मा हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, नहीं हो इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युग युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर उन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन से ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने तो चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युग युवतियाँ कलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद यानी दर्द भरी ऊंची आवाज, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार। वह इस युवा अठास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। लाहौल की तरह ही स्पीति में दो ही ऋतुएं होती हैं, यानी लाहौल की तरह स्पीति में भी दो ऋतुएं ही होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। षड ऋतु यानी 6 ऋतुएं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है, यानी वसंत ऋतु में दिन है वो गर्म होता है और रातें हैं वो ठंडी होती हैं। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है।
कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, यानी स्पीति में लाहुल से कम वर्षा होती है और मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं। यहाँ बरखा बिहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़ों बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट पाट बनाकर आ पहुंचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे, यानी ये मैं नहीं जानता कि इसका जो लालित्य है, जो लाहुल स्पीति के जो नर नारी हैं, जो लोग हैं, वो समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी और सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और विंध्य रहती है। धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है, यानी स्पीति में एक साल में एक ही फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का, जो गेहूं, मटर और सरसों। इसमें से जो मुख्य फसल है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, यानी यहाँ सिंचाई के जो साधन है वो पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, यानी यहाँ की जो भूमि है ऐसी, मतलब बहुत सी भूमि है स्पीति में जो खेती के लायक है, वो बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, यानी कवि कह रहे हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है और एक संयोग, सुखद संयोग है। और जब हम डाक बंगले में सो रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि कोई खिड़की को खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्लू खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह है और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, यानी बंद कर दिया। इसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश, तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार यानी हिम, बर्फ जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेल को हवा बजा रही थी। महासंघ की धमनी घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। यानी जब सुबह उठा तो चाय पीते पीते
सुना कि स्पीति के लोग ये कह रहे थे, यानी आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो गाइज, लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल आदि का वर्णन है वो किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।